एक सख्त सुरक्षा वाले फैसिलिटी में कुछ छोटे लड़कों के सिर मुंडवाकर उनकी गर्दन के पीछे बारकोड टैटू बनाए जाते हैं। इसके बाद उन्हें हथियारों, विस्फोट, हाथापाई, सहन शक्ति और ताकत में ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वे पूरी दुनिया में काम करने वाले प्रोफेशनली ट्रेन्ड हिटमैन बन सके। मौजूदा समय में लंदन में इंटरपोल एजेंट माइक विटियर काम से घर लौटता है और नोटिस करता है कि लाइट बंद है। जैसे ही वह दूसरे कमरे में जाता है, अचानक उस पर घातक हत्यारे एजेंट 47 की बंदूक तान दी जाती है। लेकिन 47 उसे मारने नहीं आया, वरना वो यह काम सुबह ही कर चुका होता। वह बस बात करने आया है और चेतावनी देता है कि अगर उसे मारना पड़ा तो माइक का परिवार भी उसके साथ पर्ली गेट्स पहुंच जाएगा। मजबूरन माइक बैठ जाता है। 47 उससे पूछता है कि क्या वह अच्छा इंसान है, भले ही उसने जिंदगियां ली हों। इसके बाद 47 अपनी जिंदगी की कहानी बताने लगता है, कैसे उसे एक गुप्त संगठन, जिसे दी ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है, ने बचपन से पाला और प्रशिक्षित किया। 3 महीने पहले नाइजर में उसे एक अफ्रीकी वॉरलॉर्ड को खत्म करने का काम दिया गया था। वह वॉरलॉर्ड अपने ही आदमी को चोरी के शक में पकड़ता है, उसका हाथ काट देता है और पाता है कि उस आदमी का गला सिल दिया गया है क्योंकि किसी अमेरिकी ने उसे कुछ निगलने पर मजबूर किया था। तभी बाहर 47 एक बम विस्फोट कर देता है जिससे वॉरलॉर्ड समेत सब मारे जाते हैं। हम देखते हैं कि माइक नाइजर पहुंचता है और वहां के सैन्य प्रमुख से मिलता है। वह जनरल माइक की बात नहीं मानता जब उसे बताया जाता है कि यह काम एक रहस्यमयी हत्यारे ने किया है जो पिछले 3 साल से उनकी नजरों से बचा हुआ है। लेकिन माइक चेतावनी देता है कि यह आदमी पूरी दुनिया में 100 से ज्यादा मौतों के लिए जिम्मेदार है। उधर रूस में 47 एक बार में अकेला बैठा है जब एक औरत उससे बातचीत करने की कोशिश करती है, लेकिन 47 उसे नजरअंदाज कर होटल लौट जाता है। वहां वह एस्केप रोप चेक करता है और कमरे में ट्रैप्स लगाता है। फिर वह अपने एम्प्लॉयर के सर्वर में लॉग इन करता है जहां एक रोबोटिक फीमेल वॉइस उसे अफ्रीका वाले मिशन की बधाई देती है और बताती है कि उसका अगला टारगेट एक रूसी राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार है। ये काम तुरंत और पब्लिकली करने को कहा जाता है। 47 को यह अचानक बदलाव खटकता है, लेकिन फिर भी वह मान लेता है। कुछ दिनों बाद टारगेट मेलबिकॉव एक कैंपेन रैली में प्रेस से बात कर रहा होता है जब 47 स्नाइपर से उसका सिर उड़ा देता है और तुरंत भाग निकलता है। लेकिन भागते वक्त उसे एम्प्लॉयर से मैसेज मिलता है कि उसकी हत्या की एक गवाह है और उसे एलिमिनेट करना होगा। ये गवाह निकलती है एक लड़की, निका। अगले दिन निका टैक्सी का इंतजार कर रही होती है जब 47 उसे निशाना बनाने वाला होता है, लेकिन उनकी नजरें मिलती हैं। तभी अचानक ऑर्गेनाइजेशन का एक और हत्यारा 47 पर गोलीबारी करता है। 47 बड़ी शांति से बच निकलता है। इस बीच माइक रूस पहुंच चुका है और उसे पता चलता है कि मेल जिंदा है और गोली बस उसे छूकर गुजरी थी। ये सुनकर वह चौंक जाता है कि 47 जैसा हत्यारा कैसे चूक सकता है। तभी उसे पता चलता है कि होटल के कॉन्सियर्ज ने 47 को पहचान लिया है, जबकि उसकी कोई तस्वीर दुनिया में मौजूद नहीं है। 47 अपने एम्प्लॉयर से बहस करता है और कहता है कि निका कोई गवाह नहीं थी, लेकिन तभी उसे लाइव न्यूज पर मेल दिख जाता है जो पश्चिमी देशों पर हमला करवाने का आरोप लगाता है। 47 को समझ आता है कि उसे धोखा दिया गया है। वह धमकी देता है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन ने उसे फंसाया है तो वह उन्हें जलाकर राख कर देगा। इसी दौरान रूसी सुरक्षा एजेंसी FSB के एजेंट यूरी भी केस में कूद पड़ते हैं और पुलिस को आदेश देते हैं कि होटल पर धावा बोला जाए। जैसे ही हेविली आर्म्ड सैनिक 47 के कमरे की ओर बढ़ते हैं, वे उसके ट्रैप को एक्टिवेट कर देते हैं और एक जबरदस्त विस्फोट होता है। 47 एस्केप रोप से नीचे उतरकर एक दूसरे कमरे में घुसता है जहां 2 बच्चे उसका वीडियो गेम खेल रहे होते हैं। एजेंट 47 आइस डिस्पेंसर से 2 बंदूकें निकालता है और तेजी से भागना शुरू कर देता है। वह 2 गार्ड्स को गोली मारकर खत्म करता है और फिर एलिवेटर शाफ्ट में कूद जाता है। माइक और जेनकिंस, जो विस्फोट के बाद अंदर भागे थे, एलिवेटर की मूवमेंट देखते हैं और माइक उसे रोकने निकल पड़ता है। 47 एक एलिवेटर के ऊपर लैंड करता है जिसमें 6 हथियारबंद पुलिस वाले होते हैं और वह सबको बेरहमी से मार गिराता है। जब एलिवेटर नीचे पहुंचता है, जेनकिंस दरवाजा खोलता है और सामने सिर्फ लाशें मिलती हैं। अचानक तीसरी मंजिल पर दरवाजे खुलते हैं जहां 47 खड़ा होता है। माइक उसे पकड़ने पहुंचता है, लेकिन बीच में एक नौकरानी आ जाती है जिसका फायदा उठाकर 47 भागता है
और सीधे पूल में छलांग लगा देता है। माइक और जेनकिंस उसके कमरे में लौटते हैं, जो अब विस्फोट से तबाह हो चुका है। कप्तान बताता है कि उसने अपने 16 आदमी खो दिए हैं। माइक अब केस की कमान अपने हाथ में ले लेता है। इस बीच 47 नया सूट पहनता है और निकाह की तस्वीर देखता है। माइक और जेनकिंस को 47 का चेस्ट मिलता है, जिसमें एडवांस हथियार और गैजेट्स होते हैं। तभी यूरी और उसकी केजीबी टीम कमरे में आती है और माइक से अकेले में बात करने की मांग करती है। माइक और यूरी दोनों को शक है कि 47 CIA के लिए काम कर रहा है, लेकिन यूरी केस पर अपना पूरा अधिकार चाहता है। जेनकिंस मान जाता है, लेकिन साफ कहता है कि मेल की हत्या एक कवर अप है, क्योंकि 47 कभी चूकता नहीं। उधर 47 एक होटल पहुंचता है जहां निकाह ठहरी हुई है। वह फूल लेकर उसके दरवाजे पर घंटी बजाता है और कहता है कि यह माइक ने भेजे हैं। जैसे ही निकाह दरवाजा खोलती है, 47 उस पर बंदूक तान देता है और उसे कोट पहनने को कहता है। वह उसे होटल से बाहर ले जाकर कार के ट्रंक में डाल देता है, जहां पहले से एक लाश पड़ी होती है। डरी हुई निकाह को वह शहर के बाहरी हिस्से में एक पुराने बिल्डिंग में ले जाता है और पूछताछ शुरू करता है। निकाह बताती है कि उसने 47 को कल ही पहली बार देखा था और वह तो अपने प्रेमी मिकेल से मिलने आई थी। 47 उससे पूछता है कि मिकेल अब भी जिंदा कैसे है। पहले तो निकाह कुछ नहीं जानती, लेकिन फिर कहती है कि मिकेल अपने बॉडी डबल्स का इस्तेमाल करता है। 47 को यकीन नहीं होता और वह उसे मारने ही वाला होता है कि तभी निकाह के चेहरे का टैटू देखता है और उसे याद आता है कि उसका अपना बार कोड टैटू कैसे बना था। निकाह बताती है कि यह टैटू उसके शरीर की वही जगह है जहां मिकेल उस पर जुल्म नहीं कर पाया था। यह सुनकर 47 उसे नहीं मारता और पूछता है कि मिकेल का भाई उद्री कहाँ है। उसे पता चलता है कि उद्री हथियारों और मानव तस्करी के धंधे में लगा हुआ है। निकाह डरती है कि अगर वह 47 के साथ गई तो मिकेल उसे मार डालेगा, लेकिन 47 समझ चुका है कि मिकेल चाहता है कि दोनों की मौत हो जाए, क्योंकि उसी ने उसे निकाह को खत्म करने का काम दिया। अब 47 फैसला करता है कि वह मिकेल को खत्म करेगा। इस बीच माइक को पुलिस कप्तान बताता है कि पूरे शहर को सील कर दिया गया है और सिर्फ ट्रेनें ही रूस में जा सकती हैं। माइक तुरंत अंदाजा लगा लेता है कि यही रास्ता 47 अपनाएगा। उधर 47 और निकाह एक ट्रेन स्टेशन पहुंचते हैं, जहां 47 खतरे को भांपकर निकाह को दूर भेज देता है। तभी एक और हत्यारा उसका पीछा करने लगता है। माइक और जेनकिंस भीड़ में उसे खोज रहे होते हैं और यूरी की टीम भी वहां पहुंच जाती है। 47 उस बूढ़े हत्यारे को एक खाली प्लेटफॉर्म पर ले जाकर अचानक घात लगाता है और आसानी से उसे हरा देता है। जब वह बोलने से इनकार करता है तो 47 उसे गोली मार देता है। थोड़ी दूर उसे 3 और एजेंट मिलते हैं और उनके बीच तलवारों से जबरदस्त लड़ाई होती है, लेकिन 47 की ट्रेनिंग और रफ्तार के सामने वे टिक नहीं पाते और सबको वह बेरहमी से मार डालता है। वापस लौटने पर 47 को वह बूढ़ा हत्यारा अब भी जिंदा मिलता है, जो बस इतना कह पाता है, अब खेल शुरू हुआ है। तभी निकाह भी उसे ढूंढते हुए पास आ जाती है। अचानक जेनकिंस बंदूक लेकर पहुंचता है, लेकिन 47 तुरंत उसे काबू कर लेता है। माइक भी वहां पहुंच जाता है और 47 से जेनकिंस की जान बख्शने की गुजारिश करता है। 47 माइक को गोली मार देता है, लेकिन जान से नहीं, सिर्फ घायल करता है और जेनकिंस को बेहोश कर देता है। निकाह की गुजारिश पर वह माइक की जान छोड़ देता है और चला जाता है। माइक और जेनकिंस को इलाज मिलता है। यूरी दावा करता है कि हत्यारा मारा गया है और माइक को देश छोड़ने को कहता है, लेकिन माइक इनकार कर देता है। बाद में 47 निकाह से कहता है कि वह उसके काम में दखल न दे। निकाह डर जाती है और कहती है कि वह मिकेल की प्रॉपर्टी है, क्योंकि उसने उसके लिए $300 चुकाए थे। पिछली बार जब वह भागी थी तो मिकेल ने उसे सबके सामने कोड़े मारे थे, लेकिन 47 साफ कर देता है कि वह उसे मारना नहीं चाहता, बस उसे उसके रास्ते से दूर रखना चाहता है। यूरी अपने ऑफिस लौटता है और एक सुरक्षित फोन कॉल करता है, जिससे पता चलता है कि वह असल में मिकेल के लिए काम कर रहा है। मिकेल उसे आदेश देता है कि 47 और लड़की दोनों को खत्म करो। उनकी बातचीत को माइक और जेनकिंस सुन लेते हैं, लेकिन जल्दी ही FSB उनकी कार तक पहुंच जाती है और उन्हें बंदूक की नोक पर एयरपोर्ट ले जाने का आदेश देती है। उधर 47 निकाह से कहता है कि वह उसकी मुलाकात अपने परिचित CIA अफसर स्मिथ से करवाए। खुद 47 पास की छत पर स्नाइपर राइफल के साथ बैठा होता है। स्मिथ बताता है कि उसने असली मिकेल को मार दिया था और रूसी एलिट्स ने उसे एक डुप्लीकेट से बदल दिया। अब 47 को बलि का बकरा बना दिया गया है।
47 सौदा करता है कि वह मिकेल के भाई उद्री को खत्म कर देगा, बदले में उसे एक छोटा सा फायदा चाहिए। स्मिथ बताता है कि उद्री का एक खरीदार प्राइस से सौदा चल रहा है। 47 और निका इस्तांबुल पहुंचते हैं। 47 निका को एक नया ड्रेस दिलाता है और फिर उस रेस्टोरेंट में जाता है जहां प्राइस अक्सर आता है। जैसे ही प्राइस अपनी टेबल पर बैठता है, 47 उसके गिलास में चुपके से झर मिला देता है। थोड़ी देर बाद प्राइस तड़पने लगता है और उसके आदमी उसे रेस्ट रूम ले जाते हैं। 47 भी पीछे जाता है, गार्ड्स को खत्म करता है और प्राइस को इंजेक्शन देकर मार देता है। इसके बाद 47 और निका होटल लौटते हैं। निका उसे रजामंदी दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन 47 उसे इंजेक्शन देकर बेहोश कर देता है। अगली रात 47 क्लब में उद्री से मिलने जाता है, खुद को प्राइस बताकर। पहले उद्री उसे गर्मजोशी से बिठाता है, लेकिन जल्द ही उसे शक हो जाता है। तभी 47 अपना ब्रीफकेस फेंकता है, जो फ्लैश बैंग निकलता है और वह मशीन गन उठा लेता है। जबरदस्त गोलीबारी में 47 सभी आदमियों को मार डालता है। जबरदस्त गोलीबारी में 47 सभी आदमियों को मार डालता है और अंत में उद्री को भी खत्म कर देता है। 47 और निका ट्रेन से रूस से निकलते हैं, लेकिन 47 कहता है कि उसे वापस जाना होगा। जब तक मिकेल जिंदा है, पीछा खत्म नहीं होगा। दूसरी ओर मिकेल का डुप्लीकेट यूरी से मिलता है और उसे नाकाम होने के लिए अपमानित करता है। माइक को भी आदेश मिलता है कि अब जांच छोड़ दो, लेकिन वह समझ जाता है कि 47 मिकेल को खत्म करने की तैयारी कर रहा है। यूरी के ऑफिस में अचानक लाइट चली जाती है और अंधेरे में 47 उस पर हमला करता है। उसे बांधकर पानी से भरे टब में डाल देता है और कहता है कि अगर उसने सही वक्त पर मिकेल पर गोली चलाने का आदेश नहीं दिया तो बिजली का झटका देकर मार दिया जाएगा। उद्री के फ्यूनरल में मिकेल का डुप्लीकेट भारी सुरक्षा के बीच आता है। यूरी मजबूरी में स्नाइपर को गोली चलाने का आदेश देता है और गोलियां बुलेट प्रूफ ग्लास तोड़ देती हैं। अफरा तफरी के बीच 47 सैनिक का भेष धरकर हमला करता है और मिकेल के गार्ड्स को मार गिराता है। केजीबी गैस कैनिस्टर फेंककर चर्च को सील कर देती है, यह सोचकर कि 47 फंस गया है। लेकिन 47 मिकेल को घसीटकर एक कमरे में ले जाता है, जहां एक और हत्यारा भाले से उस पर हमला करता है। दोनों की भयानक लड़ाई होती है और आखिरकार 47 उसे बेरहमी से मार डालता है। बाहर केजीबी को खबर मिलती है कि 47 टावर से पानी में कूदकर भागेगा और वे गनशिप बुला लेते हैं। 47 इम्पोस्टर से पूछता है कि वह कौन है, लेकिन जवाब में सौदे की पेशकश सुनकर उसे गोली मार देता है। तभी गनशिप हमला कर देती है और सब कुछ ध्वस्त हो जाता है, मगर 47 बच जाता है। इंटरपोल एजेंट्स उसे पकड़ लेते हैं और जीप में ले जाते हैं, लेकिन रास्ते में CIA की ब्लैक कारें आ जाती हैं। स्मिथ बाहर निकलता है और कहता है कि माइक और उसकी टीम आतंकवाद में शामिल है। जब वे कहते हैं कि वे एक अपराधी को ले जा रहे हैं, स्मिथ पूछता है कौन सा अपराधी, और पता चलता है कि 47 वहां से गायब है। फिल्म वहीं लौट आती है जहां शुरुआत हुई थी। 47 माइक से पूछता है कि क्या वह अच्छा आदमी है। फिर 47 उसे एक लाश दिखाता है और बताता है कि यह उसका डुप्लीकेट होगा, जिसे माइक की बंदूक से मारा जाएगा। मजबूर होकर माइक उसकी योजना में साथ देता है। कुछ दिन बाद रूस में निका को एक अंगूर की बगिया का कागज मिलता है, 47 की ओर से तोहफा। दूर एक इमारत की छत पर खड़ा 47 उसे देख रहा होता है। उसके पैरों के पास एक मरा हुआ एजेंट पड़ा होता है और वह कहता है, तुम्हें सुनना चाहिए था। यह थी आज की मूवी की पूरी कहानी दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे अगली रोमांचक कहानी के साथ।